नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद है और आप देख रहे हैं साइंटिफिक ज्ञान। साइंटिफिक ज्ञान के आज के 12वें एपिसोड में आपके लिए कुछ खास लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज का बहुत ही खास टॉपिक है, तो वो टॉपिक है विटामिन डी। जी हाँ, हम सभी लोग आज से पहले मैं भी विटामिन डी को बहुत ही नॉर्मल विटामिन समझता था, लेकिन जब इसके बारे में मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये हमारे शरीर में बहुत सारे मतलब बहुत सारे चीजों से कनेक्टेड है। ये सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है। जैसे कि हम ज्यादातर जो हमारे दर्शक हैं वो जानते होंगे कि विटामिन डी हड्डियों और बहुत थोड़े चीजों के बारे में मुझे भी नॉलेज था। जब मैंने इसके बारे में अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ये सुपर विटामिन, हम इसको सुपर विटामिन कह सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को बने रहिए लास्ट तक। हम कई सारे ऐसे फैक्ट्स आपको बताएंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते रहे हों, या जानते रहे हों तो फिर भी आप एक बार और सुन लीजिए। अगर नहीं जानते रहे हों तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे आज जरूर, ये वादा है मेरा। तो शुरू करते हैं कि क्या है विटामिन डी। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो भी साइंस से रिलेटेड हमारे दर्शक हैं वो जानते होंगे कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो उसी का एक पार्ट विटामिन डी है। तो विटामिन डी हमारे बॉडी में हर सेल्स के द्वारा अपटेक किया जाता है, मतलब उसके रिसेप्टर जो होते हैं हर सेल्स में होते हैं। तो ये जैसा कि फैट सॉल्युबल विटामिन है तो ये न्यूक्लियस पर के अंदर चला जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जाके अपना काम करता है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि क्या क्या होता है। तो विटामिन डी, जैसे कि ये हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फेट के रेगुलेशन में मेनली काम करता है। और इसके दो तीन रूप होते हैं, विटामिन डी 2 डी 3 और विटामिन डी। हम्म तो विटामिन डी जो होता है फूड डी, देखिए डी जो होता है लीवर में होते हुए किडनी में जाके पूरी तरह से बन पाता है। और विटामिन डी आपने भी सुना होगा कि सूर्य की रोशनी सुबह की लेने से विटामिन डी मिलती है। तो सही बात है, हमारे स्किन के नीचे जो फैट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे विटामिन डी 3 का निर्माण होता है और उसके बाद लीवर से होते हुए वो किडनी में जाके पूरे विटामिन डी, कंप्लीट विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। ये तो रहा विटामिन डी का स्ट्रक्चर। आप देखिए ये साइड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है विटामिन डी का स्ट्रक्चर। तो विटामिन डी कई तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। तो एक एक करके हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या है विटामिन डी। तो विटामिन डी को मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो विटामिन डी हमारे बॉडी में जो जीनोम है, हमारा जीन्स, जितने भी जीन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, उसके 3 से 4% जीन्स को अफेक्ट करता है ये, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है। 3 से 4% एक बहुत बड़ी मात्रा है कि कोई एक विटामिन 3 से 4% जीन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब एक सामान्य बात नहीं है। इसलिए विटामिन डी हमारे पूरे बॉडी में, मस्तिष्क से लेके हड्डियों तक, पूरे तरीके से बहुत सारे काम को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन डी एक विटामिन हम बोलते हैं, बट ये हार्मोन की तरह काम करता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है और हमारे न्यूक्लियस में जाके हमारे डीएनए आरएनए लेवल पे काम करता है वहां जाके। इसलिए इसका जो फंक्शन है इतना फास्ट नहीं होता है, थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में जाएगा, फिर वहां पे डीएनए आरएनए को चेंज करेगा। उनके वर्क को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वहां पे वो जाके वर्क करता है न्यूक्लियस में, केंद्रक, जो सेल का केंद्रक होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं, ये अफेक्ट करता है हमारे सिरकार्डियक रिदम। सिरकार्डियक रिदम वो होता है जैसे हम जो सोने जागने का जो हमारा समय होता है, जैसे कि आप कभी मतलब आपने सुना होगा कि जब कभी कोई बाहर से आता है दूसरे देश से, जहाँ पे टाइम टाइम अलग है, तो उसका थोड़ा जेट लैग हो जाता है, मतलब उसको नींद दूसरे टाइम पे आती है। तो उसका एक क्या है, सिरकार्डियक रिदम चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी अलग टाइम पे मिलती है। जैसे 6 से
6 बजे तक, शाम का जो समय होता है उसको रात अगर हम काउंट करें, तो हमारा जो स्लीप टाइम होता है वो फिक्स होता है। और सर्काडियन रिदम में जो हमारे होता है मेलेटोनिन, मेनली जो प्रोडक्शन होता है मेलेटोनिन का, बॉडी टेम्परेचर, कार्टिसोल, तो मेन जो है इसमें मेलेटोनिन को आप अगर यहाँ देखें तो मेलेटोनिन की सिंथेसिस होती है, रिलीज होता है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए कहा गया है कि रात को लाइट बंद करके अगर आप सोते हैं तो मेलेटोनिन पूरी तरीके से रिलीज होता है और हमें स्ट्रेस कम होता है उससे, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो एजिंग वगैरह को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली रोक पाता है। और मेलेटोनिन पे बहुत सारा वर्क हो रहा है। इवन विटामिन डी पे अगर आप सर्च करें पबमेड पे, पबमेड एक साइट है जहां से आप कोई भी पेपर, कितना काम हुआ है किसी भी टॉपिक पे, तो आप 65 से 70 हजार पेपर आप पा जाएंगे विटामिन डी पे। तो बहुत ज्यादा काम हुआ है इस पे, और मैं आपको कुछ खास खास चीजें इसमें बताऊंगा। तो फर्स्ट बात, अगर आपको जैसे विटामिन डी की कमी हो गई तो आपको नींद नहीं आ सकती, नींद नहीं आएगी, या नींद बीच बीच में खुल जाएगी रात को, जिसको इंसोम्निया, या उसको आप इंसोम्निया बोलते हैं, या एपनिया, मतलब आपको कम नींद आ रही है, ठीक है। तो हर चीज का आपका जो टाइम फिट है, इस इमेज में अगर आप देखने की कोशिश करें तो सोने का टाइम फिक्स है इसमें, मतलब हर चीज का आदमी का बॉडी उसी हिसाब से बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, यही सिर्फ कार्डियक रिदम मोटा मोटी अगर समझे तो विटामिन डी इसको अफेक्ट करता है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, अगर आपके अंदर विटामिन डी कमी हो गई तो आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, आपको थकान महसूस होगी। और ये हमारे विटामिन डी आगे आगे मैं आगे की बताऊंगा कि हमें कैसे डिप्रेशन, इसकी कमी जो हो जाती है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, धीरे धीरे हमारे मूड को चेंज करता है। तो जैसे आप देखते होंगे कि 8-10 दिन जब धूप नहीं निकलती है तो आदमी थोड़ा डिप्रेशन महसूस करने लगता है, या कि बहुत ज्यादा, मतलब आपको धूप में आपको नहीं, लाइट ही नहीं मिल रही है आपके अंदर, तब आप डिप्रेशन महसूस करने लगते हैं, जरूर कहीं ना कहीं उसमें विटामिन डी की कमी होने लगती है। तो मूड को चेंज करता है, या कि आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो ऐसा होता है जैसे यूरोपियन कंट्री जहाँ पे धूप कम निकलती है, या कि कम समय के लिए, वहां के लोगों को डिप्रेशन वगैरह की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, तो उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है विटामिन डी। दूसरी बात, बालों के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। लोगों के बाल झड़ जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, अगर फीमेल्स में बात करें तो उनके बाल ऐसे पतले हो जाएंगे, रूखे हो जाएंगे, दो मुंहे टाइप के हो जाते हैं, और डेंसिटी कम हो जाती है, नए बाल पतले हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। इसलिए बालों के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात करें तो ये, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये हमारे इन इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। विटामिन डी जो है वो एक नेचुरल इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है। और एकने, जो मुहासे, ये एक मुहासे का बहुत ही, देखिए कितना भयंकर तस्वीर इसमें दिखाई दे रहा है। तो जो भी एक एज में, एक्चुअली ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेनली होता है, जो मुहासा होता है 15 से 25 साल के बीच में लड़के लड़कियों को देखा जा सकता है कि मुहासा होता है। अगर उस समय पे अगर कैल्शियम और आपका विटामिन डी की कमी है, मेनली देखिए कैल्शियम का जो रेगुलेशन विटामिन डी करता है, तो अगर विटामिन डी की कमी है तो मुहासा, इस तरह के एक्ने जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो एक्ने लोगों को होता है। और एक्ने क्या है कि एक्ने में इन्फ्लामेशन होता है, उसमें सीबम, मतलब पहले क्या होता है, बैक्टीरिया इन्वेड कर जाता है, फिर वहां पे इन्फ्लामेशन होता है और वो पस बनता है, फूट के बाहर आता है। तो क्या इन्फ्लामेशन के स्टेप को अगर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है तो कंट्रोल कर सकता है। और एलर्जिक, देखिए जो जैसे विटिलिगो हो गया, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, इस सब में अगर आप कॉमन देखेंगे तो विटामिन डी की कमी होती है लोगों को, तभी ये स्टार्ट होता है। तो विटामिन डी अगर इस तरह की किसी को अगर एलर्जिक है, क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून क्या होता है कि जब हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही सेल्स को जब वो किल करने लगती है, मारने लगती है, जैसे कि देखिए जैसे मिलेनिन बनाता है जो मिलेनोसाइट्स, मिलेनोसाइट्स को ही जब मारने लगती है हमारी प्रतिरक्षित सेल्स, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून्स। तो ऑटो इम्यून्स
विटामिन डी अगर आपके बॉडी में है तो ऑटो इम्यून की जो रिएक्शन होती है या किस तरह की घटनाएं होती हैं शरीर में वो काफी कम हो जाती हैं। तो विटामिन डी लेके, जैसे सोराइसिस में विटामिन डी 3 का कैप्सूल दिया जाता है, एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है, या कि इसमें भी विटामिन डी को दे के काफी हद तक उससे राहत मिलती है। क्योंकि देखिए इन्फ्लामेशन, इन तीनों केस में इन्फ्लामेशन होता है और ऑटो इम्यूनिटी में इन्फ्लामेशन का भी एक रोल होता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए ये स्किन एलर्जी है किसी को तो आप विटामिन डी ले सकते हैं। और विटामिन डी लेना है, कैसे लेना है, आप अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से पूछ के ले सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि बहुत सारी दवाओं के साथ विटामिन डी नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि उसका एक ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। और विटामिन डी मेनली क्या है कि फैट सॉल्युबल है, तो ये ओवर विटामिन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बॉडी में कुछ समय तक रहता है, कुछ दिनों तक रहता है। तो ये वीकली, ज्यादातर वीकली प्रेस्क्राइब किया जाता है कि इतने यूनिट आपको एक वीक के में लेना है, एक एक वीक के अंतर में। और देखिए विटामिन डी हड्डियों के लिए तो पूरा तरीके से, कैल्शियम को अगर रेगुलेट करता है तो हड्डियों को तो रेगुलेट करेगा ही। विटामिन डी हमारे ब्रेन को, हमने बताया कि डिप्रेशन, ब्रेन को, मूड को, बिहेवियर को रेगुलेट करता है, हार्ट हार्ट के हेल्थ को रेगुलेट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि विटामिन सिर्फ हड्डियों का काम करता है, ये हार्ट पे भी काम करता है, बीपी पे काम करता है। विटामिन डी मसल में, अगर आपके मसल में कितना पावर है वो उसको भी रेगुलेट करता है। अच्छा, विटामिन डी मैग्नीशियम के साथ मिलके काम करता है। विटामिन डी मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम बहुत सारी सेल्स में, जैसे सेल टू सेल जो बातें करती हैं जिसको बोलते हैं सिग्नलिंग, मतलब एक यहाँ से कुछ मैसेज भेजा दूसरे सेल से कि ओके ये चीज बनाना है, तो वहां पे भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एक मैसेंजर की तरह भी काम करता है, कैल्शियम तो है ही है मैसेंजर, ये काम करता है। देखिए लंग्स में भी काम करता है, दांतों के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा इसका रोल है। डायबिटीज के केस में भी इसका हम बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियों को हेल्थ के लिए काफी योगदान है इसका। अगर हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो हमारे मेल्स और फीमेल्स दोनों में टेस्टिस और ओवरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्स बनते हैं और यहाँ स्पर्म बनते हैं, और इनकी हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो कभी कभी देखिए क्या होता है कि जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, उसमें भी ये देखा गया है कि विटामिन डी की कमी के कारण एक बहुत ज्यादा पेन या पेनफुल हो जाता है। उस कंडीशन को भी कई सारे रिसर्च पेपर में ये रिपोर्टेड किया गया है कि ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या कि ये मतलब ओवरी का जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आप समझ सकते हैं कि ये विटामिन डी बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है, इसलिए उसका मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस डोज हमेशा जरूरी होता है। बैक पेन, अब बैक पेन, लोअर बैक पेन मेनली विटामिन डी की कमी से होता है। अब बहुत सारे लोगों को हमारे समाज में आसपास आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को होता है। अच्छा, होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ दवाई लेते रहते हैं, बट करना क्या है, आपको विटामिन डी चेक करा लेना है। अगर नहीं चेक कराना है तो थोड़े दिन खा के आप देख सकते हैं, अगर आराम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी है। अच्छा, विटामिन डी की कोई बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं कि आप खाइए ही, आप धूप लीजिए अगर रोजाना 45 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट कम से, मतलब कपड़े वपड़े ज्यादा कपड़े पहन के नहीं, अब वो ओढ़ भीड़ के अगर आप कपड़े पहन के, कोट पहन के धूप में है तो कम फायदा मिलेगा आपको। तो थोड़ा खुले शरीर में अगर आप ज्यादा से ज्यादा धूप लें तो विटामिन डी का ज्यादा निर्माण होगा। ये सोलर सेल जैसी बात है कि सोलर सेल को आप ढक देंगे तो कहाँ से करंट बनेगा, जितना ज्यादा खुला रहेगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। तो कुछ ऐसा ही है। विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए, आप सबने सुना होगा कि कोरोना में विटामिन डी को लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि धूप में निकलिए या विटामिन डी का सप्लीमेंट लीजिए। बिल्कुल सही बात है, विटामिन डी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। तो आप देखिए थाइमस में, थाइमस जो होता है, यहाँ पे हमारे थाइमस होता है पीछे साइड, यहाँ पे मतलब अंदर। तो थाइमस में क्या होता है, एंटीबॉडी की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, टी सेल्स, बी सेल्स, जो भी दर्शक हमारे जानते होंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, अगर उनका फील्ड रहा होगा,
तो ऐसे भी जानिए कि इम्यूनिटी, आपके प्रतिरक्षा तंत्र की जो सेल्स होती हैं उनकी ट्रेनिंग थाइमस में और बोन मैरो में होती है। हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, वहां पे बी सेल्स की ट्रेनिंग होती है। बट टी सेल्स, ये क्या होता है, थाइमस को भी इन्फ्लुएंस करता है और उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखिए, विटामिन डी आपके थाइमस मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को, आपको कोई जैसे, अब देखिए आपको विटामिन डी कमी हो गई, आपको कोई भी रोग हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। अब विटामिन डी रहेगा तो पहले तो इन्फेक्शन रोकेगा एंटीबॉडी से, मतलब मतलब आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहेगा, आपका इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, फिर इन्फ्लामेशन को रोकेगा। तो ये कई लेयर का डिफेंस सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है विटामिन डी। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट एक्चुअली आंखों में होता है। अगर आप जानते हो तो मतलब विटामिन डी इसको प्रिवेंट करता है। मेनली जो कैटरेक्ट होता है डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा होता है, और या कि एज्ड पर्सन में, मतलब 50-60 साल के आसपास होने लगता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि डायबिटिक पर्सन में एक्चुअली ये होता है कि कैटरेक्ट, जो ब्लड में बहुत ज्यादा लंबे समय तक ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, तो ये कई सारे आपके कंपोनेंट के साथ मिलके ये आंखों में, ऐसा आपका लेंस नॉर्मल नहीं रहेगा, ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा नहीं रहेगा, उसमें ये गैलेक्टिकॉल जमा कर देता है, जिससे इसका ट्रांसपेरेंसी मतलब धुंधला हो गया। आप कांच घिस दीजिए, आपके चश्मे का कांच घिस दीजिए, नहीं दिखाई देगा, कुछ वैसी कंडीशन हो जाती है। तो विटामिन डी इसको भी काफी हद तक कंट्रोल कर पाता है। इसलिए विटामिन डी कैटरेक्ट को भी कंट्रोल करने का रिपोर्ट जो है वो, मतलब बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं और ऐसा रिसर्च में पाया गया है। अब मेनली अब हम बात करने वाले हैं कि विटामिन डी प्रेगनेंसी में कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रेगनेंसी में ये समझने की बात जरूरी है कि प्रेगनेंसी देखिए एक नॉर्मल चीज नहीं है। उस समय एक हम न्यू, मतलब नए जीव को बना रहे होते हैं अंदर, तो बहुत बड़ी चीज होती है। जो भी माताएं मतलब प्रेगनेंसी में होती हैं उनको बहुत ज्यादा केयर रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा डेवलप हो रहता है, होता रहता है। अगर बोन्स देखिए, अगर विटामिन डी की कमी होती है ना, तो बोन्स जो भी हड्डियां बनती होती है ना, वो बनने में ही डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो कभी हड्डियां टेढ़ी अगर बन गई तो आप उसको सीधा नहीं कर सकते बाद में। वो बाद में आप कुछ भी पिला खिला लीजिए, कितनी दवाई कर दीजिए, वो सीधा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम इसका बहुत ज्यादा केयर रखनी जरूरी होती है, जांच होती रहनी चाहिए, क्योंकि आप किसी का फ्यूचर बना रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे दांत, आप जबड़ा टेढ़ा हो गया, या कि मैं आगे दिखाऊंगा कि ये रीढ़ की हड्डी जो होती है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो आदमी कुबड़ा हो जाता है। बच्चा कोई कुबड़ा पैदा हो गया, वो सीधा नहीं हो सकता है, मतलब होगा भी तो बहुत मुसीबत मशक्कत की बात हो। हम सब आम लोगों के बस की बात नहीं होती है उसको ठीक कर पाए। तो प्रेगनेंसी में विटामिन डी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, बोन का डेवलपमेंट होता रहता है, दिमाग का डेवलपमेंट होता रहता है। तो जबड़ा टेढ़ा हो गया, आप देखे होंगे किसी का दांत ऐसे आगे निकल जाता है, तो बाद में डेंटिस्ट वगैरह उसको ठीक करते हैं। तो वो सब दांत या कि नहीं है, या कि एक के ऊपर एक चढ़ गया, मतलब एबनॉर्मेलिटी आ जाती है बोन्स, दांत में, दांतों में। तो ये देखिए इस तरह के विकृति आ जाती है, मतलब डिफेक्ट्स आ जाते हैं कि ऐसा काइफोसिस इसको बोलते हैं, इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो मतलब उसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसा आप जानिए। दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे, जबड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। दिमाग जो होता है लंबा चौड़ा, इधर उधर कुछ टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या है कि बोन बनता रहता है। आप कुछ कम कम ज्यादा हो गया तो टेढ़ा मेढ़ा बना के फुर्सत हो जाएगा। ठीक है, बनेगा तो जरूर, पर सीधा सही से नहीं बनेगा तो क्या मतलब का। तो ये देखिए, हमने बताया कि विटामिन डी हमारी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन डी जो है आपको वो कई तरीके से, जैसे सेल सेल के ग्रोथ में, मतलब आपकी कोशिकाओं के में प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को। इन्फ्लामेशन को कम करता है, मतलब जहां भी इन्फ्लामेशन होता है उसको विटामिन डी हमेशा कम करता है। और विटामिन डी फूड में भी मिलता है और इसमें भी। और विटामिन डी देखिए लंग्स में बहुत ज्यादा, जैसे बच्चों के देखिए ऐसे देखा गया विटामिन डी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को काफी सपोर्ट करता है लंग्स में। और
इम्यून सिस्टम को प्रमोट तो करता ही है, उसको बूस्ट अप करता है। अब देखिए विटामिन डी इंसुलिन के रिलीज में हेल्प करता है। विटामिन डी अगर डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज टाइप 1 है मतलब ऑटो इम्यून है, उसमें इंसुलिन की जो सेल्स बीटा सेल्स बनाती हैं उसके खिलाफ उसमें मतलब एंटीबॉडी बनने लगती हैं, तो उसको भी कम करता है और इंसुलिन के रिलीज में इसका हेल्प होता है, मतलब हेल्प करता है। तो विटामिन डी डायबिटीज और इंसुलिन को भी प्रभावित करता है, इसलिए विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए डायबिटिक कंडीशन में। और ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों में ही इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस इस फोटोग्राफ में आप अगर समझने की कोशिश करें तो विटामिन डी हमेशा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। उसके डिफरेंट पाथवेज होते हैं, हम बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या है, इन्फ्लामेशन जब होता है तो वेसोडाइलेशन हो जाता है, हमारी जो नसें होती हैं वो थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, वहाँ पे जो हमारे प्रतिरक्षी सेल्स होते हैं WBC, डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स, ये इस तरह के जो भी प्रतिरक्षा तंत्र के सेल्स होते हैं WBC फैमिली के, तो वो वहां से बाहर निकल आते हैं और पूरा पार्ट लाल हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा घाव वगैरह हो जाए या कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो रेड हॉट इस तरह का सिम्टम आ जाता है। उस सब को विटामिन डी कंट्रोल करता है। हार्ट हार्ट के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्ट जब पंप करता है ना, हार्ट जब पंप करता है तो उसमें उसके लिए कंट्रैक्शन फोर्स लगता है, तब आपके अंदर मतलब नसों में खून दौड़ता है। तो विटामिन डी जो है वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को भी, मतलब हार्ट कितना तेज से पावर के साथ पंप करे कि आपका अच्छे से फ्लो हो पाए, सही बीपी बना रहे, उसमें भी हेल्प करता है। तो विटामिन डी स्ट्रोक जैसे हार्ट अटैक की कंडीशन में भी उसको इसकी कमी से ये सब हो सकते हैं, ठीक है। और फैटी लीवर, जैसे दारू वारू जो लोग बहुत पीते हैं, मतलब अल्कोहल जो बहुत लोग लेते हैं, उसमें अगर फैटी लीवर जो होता है उस कंडीशन में भी ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन डी की कमी होती है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि विटामिन डी की कमी से फैटी लीवर होता है, बट फैटी लीवर की केस में विटामिन डी की कमी देखी गई है। अगर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में रहे तो इसको आसानी से मतलब इतना आसानी से फैटी लिवर नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसका एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बट इनडायरेक्ट रिलेशन इसमें भी है। अब ये देखिए विटामिन डी कैसे बनता है बॉडी में, ठीक है। तो जनरली एक सूर्य की रोशनी जब आती है, मतलब यूवी लाइट, यूवी बी रीजन होता है। देखिए यूवी की दो तीन रीजन होते हैं ABC, तो बी रीजन की जो यूवी होती है मॉर्निंग लाइट में होती है। अगर आप सुबह की धूप लेते हैं तो आपके शरीर में धूप आएगा और आपके जो स्किन के नीचे जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वहां पे ये विटामिन D3 का निर्माण होता है। ये विटामिन D3 बनता है, इसको प्रो विटामिन D3 बोलते हैं। ये विटामिन D3 ब्लड से होते हुए आपके लीवर में जाता है, लीवर से फिर किडनी में जाता है और वहां पे पूरा फुल विटामिन डी बन जाता है। तो किडनी में फाइनल विटामिन डी बनता है, लीवर में उसके पहले वाला बनता है, ठीक है। कुछ होता नहीं है, वहां पे एक OH जुड़ता चला जाता है और फाइनल किडनी में बन जाता है। तो यहाँ भी वही बात बताई गई है कि कैसे यूवी बी रीजन की लाइट स्किन पे पड़ती है तो विटामिन D3 बनता है। और अगर देखिए क्या होता है, बहुत सारे देशों में जहाँ धूप सही से नहीं आती है, अपने यहाँ तो आती है पर्याप्त मात्रा में, बट जहाँ नहीं आती है या कि धुंध छाया रहता है, ठंड रहती है, 6 6 महीने तक पता ही नहीं रहता, सूरज की रोशनी आती नहीं ढंग से, तो वहाँ के लोगों को विटामिन D3 कब कहाँ से मिलेगा, तो उनको सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट या कि मतलब कोई कैप्सूल वगैरह विटामिन डी की प्रेस्क्राइब की जाती है, ठीक है। तो वो इस पार्ट को पूरा कर देगा। मतलब अगर यहाँ यहाँ तक नहीं बन रहा है तो ये पार्ट यही डायरेक्ट आप यही खा लीजिए और फिर ये लीवर में जाके किडनी में जाके बनने लग जाएगा। अब किडनी खराब हो जाए तो विटामिन डी तो ऐसे ही खराब आपका मतलब कम हो जाएगा। तो जिनका किडनी खराब होता है तो उस कंडीशन में भी विटामिन डी की कमी होने लगती है, बावजूद कि अगर आप सूर्य की रोशनी भी ले रहे हैं, खाना पीना सही खा रहे हैं, तो भी ऐसा हो सकता है क्योंकि वही बनता है। तो विटामिन डी देखिए क्या क्या काम करता है, एक बार हम अगर और फिर से देखना चाहें तो ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। आपने बहुत सुना होगा कोरोना में लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, उनको ज्यादा कोरोना हुआ।
तो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो अगर इसीलिए देखिए आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग बोले कि कोरोना में धूप सेकने या कि धूप जो लिए उनको अच्छा काम किया। तो सही बात है, अगर आप धूप लेते हैं तो विटामिन डी बनेगा, विटामिन डी बनेगा तो आपका इम्यून बूस्टअप रहेगा, मतलब पावरफुल रहेगा। ये आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक मेंटल बीमारी है, मतलब दिमाग के अंदर, इसमें आप इसको ये समझिए। उसमें भी एक मतलब बहुत सारे ऐसे पेपर्स में जो रिसर्च पेपर आते हैं उसमें पाया गया है कि उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब अगर आप विटामिन डी लेंगे तो इसके रिस्क को, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी होती है उसमें हेल्प करता, मतलब प्रिवेंट करता है, बचाता है। डिक्रीज द चांस ऑफ हार्ट डिजीज। ये भी देखिए रिसर्च में पाया गया है कि हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, बीपी है, स्ट्रोक है, तो उसको भी कम से कम करता है। रिड्यूसिंग, ये क्या करता है कि मतलब मूड चेंज जो होता है लोगों का, उसको भी कंट्रोल करता है विटामिन डी। तो बहुत देखिए ऐसा नहीं है, बहुत जो न्यूरो की बीमारियां होती है, जो मानसिक बीमारियां होती हैं, वो बहुत घातक होती हैं, और एक बार जैसे आ गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो विटामिन डी लेना चाहिए, धूप सेकना चाहिए, इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ये तो मैंने बता दिया। ये देखिए, ये जैसे ये फोटो जैसे दिखाया गया है कि ये डिप्रेशन में है बंदा, और इसके अंदर विटामिन डी की कमी है और इसका मूड बिहेवियर चेंज होता है। देखिए रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूड रेगुलेशन में। मतलब आदमी के जो भावनात्मक चेंज को, मतलब वो भावनात्मक बदलाव लाता है, उसको भी कंट्रोल करता है विटामिन डी। बहुत सारी स्टडी की गई है, देखिए 7,534 लोगों के ऊपर ऐसा अध्ययन किया गया, और विटामिन डी को एक ग्रुप, दो ग्रुप में बांट दिया, एक ग्रुप को विटामिन डी दिया, एक को नहीं दिया, और उसमें अंतर जो आया उस आधार पे एक रिजल्ट कंक्लूजन बनाते हैं, तब वो रिसर्च पेपर छपते हैं। तो उसमें जो कंक्लूजन आता है, तो ऐसा पाया गया है कि मूड को चेंज करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो जो मूड स्विंग वगैरह जिसको लोग बोलते हैं कि बहुत चेंज होता है, डिप्रेशन आता है, ये सब देखा गया है। और इस एंजाइटी हो गई, इस तरह की, मतलब तनाव में लोग रहते हैं, इसलिए सुबह की धूप अगर ले, ये सब तनाव ना अपने हाथ तो बिल्कुल दूर ही रहता है। हाँ, यहाँ आप देखें कि विटामिन डी अगर 20 नैनो, अगर कोई जांच कराने गया कहीं, तो एक जान ले कि 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अगर कम है, तब उसको विटामिन डी की कमी के रेंज में आ जाता है। और देखिए मोटापा जैसे जो लोग कम करना चाहते हैं ना, अब बहुत मोटे हो गए हैं, फैट जमा हो गया है, तो अगर विटामिन डी अगर सही मात्रा में है तो ये आपका मोटापा कम करने में हेल्प करता है। ये भी एक रिसर्च में पाया गया है। देखिए मैं कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये सब रिसर्च बेस्ड डेटा है, और रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन डी फैट रिड्यूस करने में काफी मदद करता है। तो बालों के लिए ठीक है, फैट को कम करता है, और बहुत तरीके, इम्यून को बूस्ट करता है। बोन्स को अगर आप देखिए कि विटामिन डी कैसे, विटामिन डी अगर कम है, नॉर्मल है तो ठीक है, आपका बोन हेल्दी रहेगा। अगर विटामिन डी कमी हो गई तो आपकी बोन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। बोन अब ऐसा समझिए कि उसका घनत्व तो कम होने लग जाएगा, खोखला होने लगेगा बोन्स। क्योंकि दो हार्मोन होते हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन। तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताऊं तो जो पैराथार्मोन होता है वो बोन से आपके कैल्शियम को घोल घोल के ब्लड में लाता है, और कैल्सिटोनिन जो होता है ब्लड से उठा के बोन में डिपॉजिट करता है। इन दोनों को कौन रेगुलेट करता है? विटामिन डी करता है। अब विटामिन डी कम हो गया तो ये इरेगुलर हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन देखी गई है कि बोन्स की डेंसिटी कम होने लगी, मतलब पैराथार्मोन जो है, पैराथार्मोन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और आपके बोन में जो कैल्शियम है वो ब्लड में बढ़ने लग जाएगा। अब ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया, आपकी बोन हो गई कमजोर। तो ये सब देखा गया है कि विटामिन डी अगर कम हो गया तो क्या कंट्रोल नहीं हो पाता है। बहुत सारी बोन में डिफेक्ट आते हैं जिसको ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। जैसे टेकिंग, यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करें तो विटामिन डी जो लोग लेते हैं तो इसमें काफी राहत मिलती है उनको, किडनी डिजीज में। और
ये मतलब समझिए जो थायराइड की प्रॉब्लम में भी विटामिन डी का काफी रोल होता है। थायराइड को जैसे जो T3 T4 के रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है। तो एक नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि पूरे आपके जीन्स जितने हैं, मतलब एक काम के लिए एक जीन है, ऐसी हाइपोथेसिस दी गई है कि जैसे एक काम है कोई, उसको करने के लिए एक जीन, इस तरह से 30,000 जीन है। ठीक है, 30,000 जीन में से 3-4% को विटामिन डी इन्फ्लुएंस करता है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहाँ अगर देखें तो क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे बोन बोन को कैसे कम कर देता है, बोन की डेंसिटी यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ बोन गलने लग गया क्योंकि कैल्शियम इसका निकल के ब्लड में चला गया, तो धीरे धीरे बोन की डेंसिटी को कम कर देता है। सोराइसिस के केस में मैंने आपको बताया कि उसमें भी विटामिन डी लेने से काफी राहत मिलती है क्योंकि इन्फ्लामेशन कम होता है। फॉस्फेट और कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे फॉस्फेट बोन्स के एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, मतलब उसका एक घटक है अपने हड्डियों का, फॉस्फेट और कैल्शियम। तो जो दोनों का समन्वय है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कितना भी नहीं, बॉडी में सब कुछ नपातुला है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो देखिए बोन्स में से ब्लड में जाना, कैल्शियम ब्लड से बोन्स में जाना, ये सब का रेगुलेशन विटामिन डी करता है। ठीक है, और उसी हिसाब से फॉस्फेट का भी बदलाव होता जाता है। तो फॉस्फेट और कैल्शियम का जो रेगुलेशन हो विटामिन डी करता है, इसलिए विटामिन डी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हार्ट डिजीज में भी देखा गया है कि ये हार्ट डिजीज को कम करता है, उसके चांसेस को कम करता है। कैंसर, मतलब प्रोस्टेट कैंसर तक में ये हेल्प करता है, मतलब उसको प्रिवेंट करने में, मतलब उसको बचाव करने में हेल्प करता है ये विटामिन डी। देखिए यहाँ पे एक रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन डी लेने से रिड्यूस द कैंसर प्रोग्रेशन और डेथ फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ, ये देखिए ऐसे कैंसर हो जाता है, वो दब जाती है, फिर क्या होता है कि यूरिनेशन नहीं होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है कैंसर की केस में। तो विटामिन डी यहाँ तक देखिए कैंसर को भी ठीक कर सकता है, ठीक तो नहीं कह सकते कर सकता है, बट बचाव करता है, एक सपोर्ट करता है कि ना हो। ठीक है, और एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन डी लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, बट विटामिन डी नहीं होने से बहुत सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। वो हाई ब्लड प्रेशर, ये यहाँ सबको ठीक करता है। अब देखिए इंटरेक्शंस, हम आपको शुरू में बताए थे कि विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा असावधान होकर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी ड्रग के साथ, बहुत सारी दवाओं के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। जैसे जो एंटासिड वगैरह होते हैं, जैसे एंटासिड कब लेते हैं, जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है तब एंटासिड लेते हैं, तो एंटासिड के साथ विटामिन डी नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा 2-3 घंटे के आगे पीछे लेना है, और पूछ लेना है डॉक्टर फार्मासिस्ट वगैरह से, जो भी जानकार लोग हों आपके आसपास, तो पूछ लेना है। और विटामिन डी देखिए डाइगोक्सिन के साथ नहीं लेना है। बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे जो हार्ट की दवाई है, ये डाइगोक्सिन होती है, उसके साथ नहीं लेना है। डिल्टियाजेम एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे बीपी की सब दवाइयां हैं। देखिए मैं यहाँ बताऊं तो कार्डियाजेम या अदर्स जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, बिरापा मिल्स होती हैं। ठीक है, थायाजाइड्स देखिए भी बीपी में दिया जाता है, उसमें भी, उसको भी ये इसका इंटरेक्शन कर लेगा, अब कहीं कम ज्यादा हो जाता है उससे। ठीक है, तो आपको पूछ के लेना है। अब स्टेटिन्स होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए जैसे दिया जाता है, टोरवास्टेटिन वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो उसके मेटाबॉलिज्म को घटा देंगी, बढ़ा देंगी, उसके एक्शन को कम ज्यादा कर देंगी, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब क्या है कि बीपी की जो दवाई होती है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती है, इतनी कम दी जाती है, 10 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। अब उसका इफेक्ट इतना पोटेंट होती है, मतलब समझिए कोई 10 मिलीग्राम कोई अगर आपको दवाई दी जा रही है, वो बहुत पोटेंट होगी। पैरासीटामोल तो हम कितना खा लेते हैं, 500 मिलीग्राम खा लेते हैं। ठीक है, तब जाके हमको असर होता है, क्योंकि वो पोटेंट उतनी नहीं है। बट जैसे डाइगोक्सिन वगैरह हो गया, या कि
ये कोलेस्ट्रॉल की एटोरवास्टेटिन, ये सब 5 mg 10 mg, और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए जैसे, तो ये सब वेरापामिल वगैरह, ये सब 10 mg 5 mg वाली ड्रग है, वेरी पोटेंट। तो इनका अगर 1% भी आगे नीचे ऊपर नीचे होगा तो ये बहुत बड़ा बवाल कर देंगे आपके शरीर के अंदर, है, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमेशा दो दवाइयों को मिक्स नहीं करना है। करना कब है, अगर पूछ लेना है आपको आपके डॉक्टर फार्मासिस्ट से, तभी करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि भाई विटामिन डी बहुत काम का है, धूप लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब बताया। बट विटामिन डी कितना लेना चाहिए और कहाँ कहाँ से मिलता है, देखिए। तो विटामिन डी जो ऐसा देखा गया है कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, आरडीए, तो आरडीए इज द 600 यूनिट, मतलब 600 यूनिट या 15 मिलीग्राम माइक्रोग्राम डेली लेना है, अप टू 70 ईयर, अप मतलब फॉर ए पीपल। और एक मतलब थोड़ा बुढ़ापे में थोड़ा ज्यादा लेना है, 20 माइक्रोग्राम के आसपास लेना है। और प्रेगनेंसी में भी इसका डोज अलग है। सो विटामिन डी और सन से भी मिल जाता है, मतलब आप सनलाइट लेते हैं, सुबह की धूप आप लेते हैं तो उससे भी मिल जाता है। सनलाइट से कितना विटामिन डी मिल जाता है, मतलब अगर 15 से 30 मिनट तक अगर आप सन में पर डे आप धूप लेते हैं तो विटामिन डी लेवल आपका ठीक रहेगा। और भोजन में कुछ ना कुछ तो हम लेते हैं, देखिए मछलियों से मिलता है, संतरे, ये जूस, अंडा, और ये ओट्स वगैरह, पालक, मीट, और ये मशरूम और दूध से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। तो मतलब खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से विटामिन डी मिलता है, और सनलाइट से मेजर आप खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, उसमें लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जो फैट वेट लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, उसी से विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। अब देखिए विटामिन डी का टेस्ट होता है बहुत सारा, हम टेस्ट के बारे में नहीं बताएंगे कि आप जाएंगे कहीं लेबोरेटरी में, अगर टेस्ट आपको कराना है तो वो टेस्ट हो जाता है विटामिन डी का, और उससे पता चल जाता है कि आपके अंदर विटामिन डी है, कमी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये है, देखिए ये सब फूड्स हैं जिससे विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये सालमोन, ये फिश होती है जो इसको पहले, ये वाला, ये पिंक कलर का, ये रेड कलर का जो भी दिख रहा है ना, ये सालमोन फिश है। और बहुत सारी चीज होती हैं, कॉड लिवर ऑयल बीफ, ये जो सब खाते हैं, ये श्रिम्प वगैरह जो मिल्क में मिलता है। ठीक है, योगर्ट में मिलता है, मतलब दही है, अपने यहाँ तो दही चलता है, योगर्ट उसी जैसा एक मिलता जुलता वो है, ऑरेंज जूस। ठीक है, तो वही जो पहले मैंने बताया कि मशरूम, धूप मेजर है, और बाकी हम खाने में तो कुछ ना कुछ ऐसा लेते ही हैं जहाँ से विटामिन डी मिल जाता है। तो ये रहा आज का विटामिन डी का। तो सब कुछ देखिए, मूड चेंज से लेके विटामिन डी पूरा हड्डियों को, आंखों को, आंखों से लेके हार्ट से लेके आपका स्किन, बाल, आपके किडनी, आपकी हड्डी, आपका ब्लड प्रेशर, आपका पेंक्रियास, हर सिस्टम को टच करता है। ठीक है, आपकी हड्डी, आपका लंग्स, आपकी इम्यूनिटी। तो विटामिन डी एक रियल में एक सुपर विटामिन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि एक सुपर विटामिन है, क्योंकि ये एक विटामिन ही बस नहीं है, ये बहुत कुछ है जिसको कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। जो भी लोग अभी तक हमारे फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक आप फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मेरा क्या है, उद्देश्य है कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, ये एक मेरी प्राथमिकता रहती है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तक इससे लोग लाभ, अगर थोड़ा भी लाभ मिले, उनको जानकारी मिले, तो ज़्यादा से लोगों तक मिले तो हमें एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और अगर आपका कोई सवाल है, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ के और उसके रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में
आप अपना सुझाव दे सकते हैं। कोई शिकायत है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है कि मैंने गलत बताया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको सुधार करूँगा, क्योंकि देखिए मैं भी पढ़ के ही बताता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास सारा ज्ञान है। सब कुछ चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, बट उसको कलेक्ट करना पड़ता है और कुछ पढ़ना पड़ता है, कई चीज़ें होती हैं जिसको इकट्ठा करके मैं आपको डिलीवर कर पाता हूँ। तो बस इसी के साथ आज का सेशन अ, यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप बने रहिए, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल अच्छा रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। क्योंकि आप अगर स्वास्थ्य आपका कमज़ोर हो गया, तो वो कोई रिप्लेस नहीं कर उसको, मतलब कोई दे नहीं सकता। आपको कोई पैसे दे सकता है, कोई सपोर्ट दे सकता है, बट स्वास्थ्य नहीं दे सकता। तो कोरोना बढ़ रहा है, सावधान रहिए और बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा पूँजी है आपकी। तो उसको इग्नोर मत कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।